आज की क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसमें हम पृथ्वी की गतियां, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, उपसौर, अपसौर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन आदि पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सभी को नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। तो टॉपिक है हमारा पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं मौसमों पर। एक घूर्णन गति जिसको दैनिक गति कहते हैं और एक होती है रेवोल्यूशन परिक्रमण गति। घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसे ही घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। यदि आप किसी लट्टू को घुमाएं तो लट्टू एक ही स्थान पर घूमता रहता है। तो इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और ये घूमकर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। इसे ही घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट है परिक्रमण, रेवोल्यूशन मोशन। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। यह पृथ्वी की वार्षिक गति होती है। पृथ्वी 365 दिन एवं 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। आइए इसे कुछ और समझाने का प्रयास करते हैं आपको। अगर हम बात करें, ये सूर्य है। कलर चेंज कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये बुध, ये शुक्र और ये है पृथ्वी। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करती है, परवलयाकार पथ में इस तरह घूमती है। पृथ्वी की डायरेक्शन इस दिशा में होती है, इस तरह से। हमने कल सौरमंडल के ऊपर जो हमारी क्लास थी तो उसमें हमने बताया था कि पृथ्वी की जो गति है वो किस रूप में होती है। तो 4 डायरेक्शन है, ईस्ट, इसको बोलेंगे वेस्ट, ये पूरब, ये पश्चिम, नॉर्थ और ये है साउथ। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस रूप में करती है। एक चक्कर लगाती है पृथ्वी पूरे सूर्य का, इसे कहते हैं परिक्रमण, रिवोल्यूशन मोशन। और पृथ्वी लगभग 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी की जो ये मोशन है, यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाती है। वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी ये कह सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसे ही सूर्य की सॉरी पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और जब पृथ्वी, अगर हम इसको पृथ्वी मान लें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती है और एक चक्कर पृथ्वी लगभग 24 घंटे में पूरा करती है। इसे घूर्णन गति यानी कि रोटेशन गति कहते हैं। सौरमंडल में शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम करते हैं, यानी कि क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। नेक्स्ट है उपसौर और अपसौर। आइए पहले देखते हैं कि उपसौर और अपसौर होता क्या है। नेक्स्ट है उपसौर अपसौर, पेरिहेलिन उपसौर, एपहेलिन अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है तो ऐसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। और प्रत्येक 3 जनवरी को ऐसी स्थिति होती है, यानी प्रत्येक 3 जनवरी को
पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है तो इस स्थिति को हम उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट है अपसौर, अपहेलिन। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसको उपसौर कहते हैं या ऐसी कंडीशन को अपसौर कहते हैं। प्रत्येक 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, इसे ही अपसौर कहते हैं। मैप में स्ट्रक्चर में देखते हैं। ये सूर्य है। देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा इस रूप में करती है। ये जो आप ऑर्बिट कक्षा देख रहे हैं इसे कहते हैं परवलयकार कक्ष। पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा कर रही है वो गोल चक्कर से नहीं कर रही है। अगर हम गोलाई में देखें तो गोलाई बैठती है सूर्य की इस तरह से, यानी पृथ्वी सूर्य का चक्कर इस तरह से लगाती है, नहीं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर परवलयकार पथ में इस तरह से, जो आप ये लंबा रूट देख रहे हो, इसे ही परवलयकार पथ कहते हैं। इस तरह चक्कर लगाती है। तो एक साल में होता यह है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट आ जाती है या सबसे अधिक नजदीक होती है। ऐसी स्थिति को उपसौर कहते हैं। और प्रत्येक 3 जनवरी को ऐसी स्थिति होती है जिस समय पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है। इसी तरह से पृथ्वी सूर्य से साल भर में एक कंडीशन ऐसी आती है कि सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक डिस्टेंस होती है और इस कंडीशन को अपसोर, एफहेलिन कहते हैं। प्रत्येक 4 जुलाई को ऐसी स्थिति होती है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। यदि हम पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी की बात करें तो लगभग पृथ्वी सूर्य से लगभग एवरेज जो डिस्टेंस है 14.98 करोड़, ये सी है, किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी है 14 करोड़ 98 लाख करोड़ किलोमीटर। यदि हम पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, क्योंकि ये सबसे नजदीक की दूरी है, यदि इसकी बात करें तो 14.70, ये देखिए। पृथ्वी सूर्य से मिनिमम दूरी पर होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर दूर। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इनके बीच की डिस्टेंस होती है 15.21 करोड़, यानी कि 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर दूर। और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो औसत एवरेज डिस्टेंस है वो होती है 14.98, 14 करोड़ 98 लाख करोड़ किलोमीटर। 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है, उपसौर कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक निकट होती है। इनके बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच मिनिमम जब डिस्टेंस होती है तो उसको कहते हैं उपसौर। और प्रत्येक 3 जनवरी को ऐसी ही सिचुएशन होती है। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो इसे बोलते हैं हम अपसौर। और प्रत्येक 4 जुलाई को ऐसी ही सिचुएशन या ऐसी ही कंडीशन होती है। पृथ्वी की गति का प्रभाव, दिन और रात का होना। पृथ्वी की घूर्णन के कारण ही दिन और रात होते हैं। दिन और रात की अवधि में अंतर किस कारण से होता है? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। प्लस पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण से भी दिन और रात की अवधि में अंतर होता है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, प्लस पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव के कारण भी ऋतु परिवर्तन होता है।
नेक्स्ट है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव एवं सूर्य की परिक्रमा करने के कारण पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष दूरियां बदलती रहती हैं। यह स्थितियां पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण बनती है, जो निम्नलिखित है। ग्रीष्म अयनात, समर सोलिस्टिक, जो होता है 21 जून को। हम इस इन पॉइंट को मैप के जरिए भी समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, पहले हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। ग्रीष्म आयनात कब होता है? इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। मेन कारण क्या है? क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं, परपेंडिकुलर। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के बिल्कुल, इसको ग्लोब बोलते हैं, पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में एक काल्पनिक रेखा खींची गई है। इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा। पृथ्वी के ऊपर जो पड़ी हुई काल्पनिक लाइन खींची गई है, उन्हें लैटिट्यूड अक्षांश कहते हैं। जीरो डिग्री के जो ऊपर का हिस्सा है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री का ये जो नीचे का हिस्सा है, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमिस्फेयर। दोनों 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में एक लाइन है, ये 23.5 है। इसको बोलते हैं हम 23.50 लिख देते हैं, या 1.2 भी होता है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसी तरह से 0 डिग्री के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी एक लाइन खींची गई है। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ये भी 23.5 है। 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक लाइन है, जिसका नाम है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरह से 0 डिग्री के नीचे, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 पर एक लाइन खींची गई है। इसको कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो सूर्य की किरणें 21 जून को इस कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत चमकती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसे हम आगे मैप में समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होती है। उत्तरी गोलार्ध से जो भी अपोजिट यानी कि उल्टी जो प्रक्रिया प्रोसीजर होगा, वो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी 21 जून को। 21 जून के पश्चात 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है, जिसमें दिन की अवधि कम होने लगती है और रात की अवधि बढ़ने लगती है। 21 जून के बाद उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कम होने लगती है। ये सब पॉइंट हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम इन पॉइंटों पर चर्चा कर लेते हैं। जी, एक स्ट्रक्चर है, ये सूर्य है, और पृथ्वी की हमने चार कंडीशन दिखाई गई है। एक कंडीशन यहाँ पर है, एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये, कंडीशन ये, यानी कि हर 3 महीने के बाद एक कंडीशन दिखाई गई है। देखिए, 21 जून,
ये पृथ्वी है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इक्वेटर है, विषुवत रेखा 0 डिग्री। और ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर चमकती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। किस दिन? 21 जून को। इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सबसे छोटी रात होगी। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी हो जाएगी। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। एक कंडीशन है 22 दिसंबर की। सूर्य की किरणें, ये विषुवत रेखा है और ये जो लाइन है नीचे, ये मकर रेखा है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकती हैं। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इनसे अलग दो कंडीशन है। एक कंडीशन है 21 मार्च और एक कंडीशन है 23 सितंबर। 21 मार्च को सूर्य की किरणें जो विषुवत रेखा है, ये जो लाइन है, इसकी बात कर रहे हैं। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर लंबवत चमकती हैं। इसी तरह से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, यानी दिन 12 घंटे का, रात भी 12 घंटे की। तो यहाँ पर आप चार कंडीशन देख रहे हैं। एक कंडीशन 21 जून, एक कंडीशन 22 दिसंबर और एक कंडीशन 21 मार्च और एक कंडीशन होती है 23 सितंबर की। दोबारा से समझ लेते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। इसी तरह से 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। इसलिए प्रत्येक 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। इसलिए आप देखेंगे 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। शरद मतलब आप देखेंगे कि सितंबर में लगभग हल्की हल्की सर्दियां शुरू हो जाती हैं और मार्च में बसंत का महीना आता है, यानी बसंत होती है। बसंत उसको बोला जाता है जब पेड़ पौधे अपनी पुरानी पत्तियां गिरा देते हैं और नई पत्तियां पेड़ों के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। बसंत विषुव को बोला जाता है स्प्रिंग एक्विनेक्स और शरद विषुव को बोला जाता है एटोमन एक्विनेस। शरद विषुव ओटोमन एक्विनेस 23 सितंबर। 21 जून के बाद सूर्य विषुवत रेखा की ओर चलने लगता है और यह 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चमकने लगता है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, हमने आपको अभी समझाया है।
23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि बराबर होगी। 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होगी किसके ऊपर? विषुवत रेखा के ऊपर। विषुवत रेखा पर जो भी देश होगा, जो भी शहर होगा, वहां पर दिन और रात की लंबाई 23 सितंबर और 21 मार्च को बराबर होगी, यानी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। 23 सितंबर के बाद सूर्य मकर रेखा की ओर उन्मुख हो जाता है। नेक्स्ट है शीत आयना विंटर सोलिस्टिक 22 दिसंबर को। अभी बताया कि 22 दिसंबर में दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होगा। दिन सबसे बड़ा क्यों होगा? क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ये देखिए, इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी होंगी। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा हो जाएगा। 22 दिसंबर के बाद सूर्य पुनः विषुवत रेखा की ओर चलने लगे और 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है बसंत विषुव। 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च को दोनों गोलार्धों में दिन व रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि बराबर कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इन दोनों दिन दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। हमने अभी आपको समझाया है ये बात। 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। तो इन दोनों स्थितियों में दोनों गोलार्धों में ऋतु में समानता पाई जाती है। इन दोनों स्थितियों को एक्यूनोक्स यानी कि विषुव कहा जाता है। विषुव। 21 मार्च के बाद सूर्य पुनः कर्क रेखा की ओर चलने लगता है। 21 मार्च के बाद उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटे होने लगती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर 6 पॉइंट हैं आपके सामने, या जो हमने पूरी क्लास की है उसमें से 6 पॉइंट हमारे सामने आए हैं। 6 पॉइंट हैं। एक पॉइंट है उपसौर, एक है अपसौर। उपसौर का मतलब है कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक निकट होगी तो इस स्थिति को उपसौर बोलते हैं, और उपसौर होता है प्रत्येक 3 जनवरी को। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगी तो उसको बोलेंगे है अपसौर। प्रत्येक 4 जुलाई को अपसौर होता है। 4 कंडीशन यहाँ पर है: 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर? कर्क रेखा पर। यह कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, यह सबसे बड़ा दिन होता है। जब दिन सबसे बड़ा होगा तो उसी टाइम रात सबसे छोटी होगी। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में प्रत्येक 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसलिए प्रत्येक 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, और दिन बड़ा होगा तो वहां पर रात छोटी होगी। दो स्थिति है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर पड़ती हैं। इसलिए विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि, दिन और रात की लंबाई बराबर होगी। तो ये 4 कंडीशन, 6 कंडीशन आपको याद रखनी है: 3 जनवरी, 4 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।